क्या होती है समानता? अक्सर हमने न्यूज़ में काफ़ी अलग-अलग विभिन्न लोगों को, विभिन्न कम्युनिटी, कास्ट, विभिन्न रिलीजन, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट अलग-अलग एज ग्रुप के लोगों को ये बात करते हुए अक्सर बोला है कि यार ये समानता नहीं है, हमें इक्वल राइट्स यानी कि समान अधिकार नहीं मिल रखे, ठीक है? सो आज हम राजनीतिक सिद्धांत के इस लेक्चर में समझेंगे कि इक्वालिटी यानी कि समानता पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से क्या होती है, अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से क्या होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या ये जो समानता है, क्या ये सामाजिक न्याय बनाने में सफल रही है कि नहीं रही है, इसका रिलेशन, इसका संबंध क्या है न्याय और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के साथ, और आप सब लोगों के लिए क्या होती है समानता, ये मुझे सबसे पहले बताइए, ठीक है? क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि आप समानता को किस तराजू में तोलते हैं। So, first of all, welcome to my channel Discover Study with your Political Science Mentor प्रीति बोरा। आज हम इस लेक्चर में इस इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग थिंकर्स की क्या विचारधारा है, अपना क्या अवधारणा दे रखी है, किस तरीके से डिफाइन कर रखा है इस इक्वालिटी को, वो देखेंगे। एंड हम और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे कि किस किस कितने कितने प्रकार की आपकी समानता होती है, एंड ये सारे प्रकार की जो समानता है एक दूसरे से कैसे संबंधित है और किस तरीके से लिंक्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये इमेज देखिए जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई है, दैट इज आपका इक्वालिटी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 अलग अलग टाइप के लोग दिख रहे होंगे। अब जब मैं बोलती हूँ अलग अलग, इसका मतलब क्या मैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन, क्या मैं भेदभाव कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। हम सभी को पता है कि हम सभी यूनिक हैं, हम सब में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो बाकियों से बहुत अलग है। जैसे कि कोई, किसी को डांस अच्छा आता है, किसी को सिंगिंग अच्छी आती है, मेरे को यहाँ पे पढ़ाना तुम्हारे लिए अच्छा आता है, इतना अच्छा नहीं आता, बट हाँ कंपेरेटिवली आता होगा। और दूसरा फिर क्या है, कईयों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कईयों को फैक्ट बहुत जल्दी याद रहते हैं। ऐसे हर किसी का अपना अपना कुछ अलग टैलेंट है। तो ये जो टैलेंट है ये तो प्राकृतिक है, तो इसका मतलब क्या है, इंसान सभी अलग अलग हैं। तो क्या ये मेरा जो समानता का लेक्चर अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्या ये अभी के अभी मैं खारिज कर दूं? क्योंकि जब इंसान ही अलग अलग है तो उसमें मैं समानता कैसे निर्धारित करूं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, आप लोग ना बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, ठीक है? कमेंट्स में देखती हूँ बहुत ही अच्छे कमेंट्स आते हैं। लाइक डेफिनेटली अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर लो, क्योंकि उसके बाद आप लेक्चर में खो जाओगे तो आप बिल्कुल याद नहीं रहेगा आपको। कमेंट्स में आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तारीफ भी करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको बहुत ही अच्छे से कोई भी कंसेप्ट सीखना है या समझना है ना, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी कि एकदम ओवर एक्टिव, ओवर पार्टिसिपेटिव, जो भागीदारी लेने वाली ऑडियंस बन जाओ। कुछ भी क्वेश्चन आता है, आपका कोई भी विचार है, समझ लो आप समझ रहे हो जस्ट, और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कोई भी आपका विचार है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल बेझिझक होके यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं कमेंट्स में। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इक्वालिटी यानी कि समानता की। जब भी मैं बात करती हूँ इक्वालिटी, तो मैं बात करती हूँ इंसान के कंटेक्स्ट में, ठीक है, लोगों के कंटेक्स्ट में। अब लोगों में एक यूनिक एबिलिटी है, उनमें एक टैलेंट है। वो टैलेंट क्या है? मैन हैज रीजन एंड इज अ रैशनल बीइंग, ठीक है? इंसान के अंदर क्या है? मनुष्य के पास कारण है और वो एक तर्क संगत प्राणी है। इससे मेरा तात्पर्य क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये जो महिला है ये सोच रही है कुछ, और इनके दिमाग में चल रहा है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बात आती है, कोई भी पॉइंट आता है, तो ये सोच सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, किस हिसाब से सोचते हैं। ऑब्वियसली आसपास की कंडीशन देख के, आसपास का सारा अपना सिस्टम वगैरह सब कुछ देख के। यानी कि इंसान जो है ना, इंसान अब ऐसा नहीं रहा कि उसको सब चीजें तुम बता दो तो वो फॉलो करेगा, नहीं, उसके पास खुद का दिमाग है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट, भगवान की अगर मैं बात करूं तो भगवान ने ऑब्वियसली सब लोगों को क्या बनाया है? इक्वल बनाया है, समान बनाया है। अब आप बोलोगे अभी तो आपने लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि सब में अलग अलग टैलेंट्स है, फिर इक्वल कैसे बनाया है? अरे भाई, आप सबको इंसान तो बनाया है ना। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में अगर जितने भी लोग इंडियंस हैं, ठीक है, सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो सब लोग क्या है? सब लोग इक्वल है। क्यों? क्योंकि सबके समान अधिकार है एक पॉलिटिकल एंटिटी आपके इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर, ठीक है? सो भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। इसका मतलब क्या है कि वो जो अधिकार है वो सबको इक्वल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इक्वल? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में सबको अपने जो अधिकार दे रखे हैं एज अ सिटीजन दे रखे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये सिटीजन
अगर कास्ट अलग है, धर्म अलग है, जेंडर अलग है, आपका आपका क्या बोलते हैं रिलीजन आपका अलग है, आपका क्या बोलते हैं जगह अलग में रहते हो, तो मैं उन पे भेदभाव करूं, ऐसा नहीं बोल रखा। इनफैक्ट आपका जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 है उसमें ये लिख रखा है कि ये जो आपका कास्ट, क्रीड, ये सारा मतलब जो कास्ट, रिलीजन, ये सारे इन सब के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे, आधार पे आप कभी भी किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकते अगर वो कोई भी भारतीय नागरिक है तो। ये उल्टा लिख रखा है, यानी कि क्या है कि अगर कोई भी आप में अलग कुछ भी है, कोई भी आपको पूरी फ्रीडम है, आपको पूरा अधिकार है, आप कुछ भी फॉलो करो, और इसके बेसिस पे आपके खिलाफ हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे कानून, सर्वोच्चम कानून में लिख रखा है। भगवान की बात तो छोड़ो, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है उसमें भी हमने सबको समान अधिकार दे रखे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको बोल रखा है कि यार आप फ्री हो कुछ भी चूज करने के लिए, रिलीजन कोई भी कास्ट में आपका ये सब है, लेकिन हम लोग आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये इक्वालिटी, ये जो समानता है, इक्वल ट्रीट करेंगे, क्या ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड फॉलो होती है या नहीं, हाँ या ना? और अगर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये मुझे कमेंट में फटाफट बताइए। ठीक है, अब इक्वालिटी की बात करूं, समानता की बात करूं, तो एक प्रिस्क्रिप्टिव टर्म है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसे कि अगर मेरे को कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, समझ लो मुझे बुखार हो गया और मैं डॉक्टर के पास गई, तो बुखार के लिए तो 10 दवाइयां हैं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक दवाई लिखी, उसको बोला कि दिन में इतनी लेनी है, सुबह इतनी लेनी है, शाम में इतनी लेनी है। मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, मैं चुपचाप गई, वो दवाई मैंने आके ले ली। तो इसका मतलब क्या है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, जो उन्होंने सुझाव दिया कि ये तुम्हें करना है, मैंने उसे सिर्फ फॉलो किया है। इसी तरीके से जो इक्वालिटी है, समानता है, वो एक प्रिस्क्रिप्टिव टर्म है, यानी कि आपको ये अंडरस्टूड है, ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस है कि अगर हम सब इंसान हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को इंसानों की नजर से देखना पड़ेगा कि भाई तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, और हम में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये इक्वालिटी, और ये कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ नेचर में भी था। रूसो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर उनको बहुत अच्छी लगती थी, वो कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में एक बहुत अच्छी प्यारी चीज थी, वो थी समानता। ठीक है, समानता थी, सारे लोग फ्री थे, इक्वली फ्री थे, वो कुछ भी कर सकते थे, समानता थी। लेकिन जैसी प्रॉपर्टी आई वैसी क्या हो गया, डिवीजन होना शुरू हुआ, भेद, आपका वर्गीकरण होना शुरू हुआ। ठीक है, सो इक्वालिटी कहना चाह रही हूं मैं कि इज अ राइट ऑफ मैन, समानता मनुष्य का एक अधिकार है। जैसे कि ये मैंने पिक्चर इधर लगा रखी है, इस पिक्चर में क्या है कि जो न्याय की देवी है, दोनों को सेम तराजू में तोल के बैठी है कि भाई देखो मेरे लिए तुम दोनों इक्वल हो। एंड इवन अगर आपने कोर्ट में देखा होगा तो न्याय की जो देवी बोलते हैं, उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि मेरे को मतलब नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई किसी धर्म से, कोई किसी धर्म से, मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास क्या है, तराजू में आप अपने अपने फैक्ट, अपने अपने तथ्य डालिए, जो भी आपके केस से संबंधित है, और जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसके पास प्रूफ होगा, उसकी साइड में मैं डिसीजन ले दूंगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मैं भेदभाव नहीं करूंगी, मेरे सामने सब क्या है, इक्वल है, समान है। इसलिए क्या होगा, ये एक कानूनी अवधारणा हो गई। ठीक है, ये एक बेसिकली राइट है, अधिकार है, राइट। नेक्स्ट आता है, इट शुड बी अ फंडामेंटल लॉ। अब चूंकि जो आपका इक्वालिटी है वो आपका अधिकार है, मनुष्य का, अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 के अंदर हमें बोल रखा है कि इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून की नजर में सब लोग इक्वल हैं, इसलिए जो कानून है उनको सबकी इक्वली समान रूप से संरक्षण करना है, और सबको समान रूप से अधिकार लागू करवाने हैं, और किसी का भी अधिकार का उल्लंघन हो तो सबको समान रूप से ही ट्रीट करना है। तो इसलिए बोल रखा है कि इस वजह से इट शुड बी अ फंडामेंटल लॉ, इसलिए क्या होना चाहिए, एक मौलिक कानून होना चाहिए, ये बोल रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इक्वालिटी की जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं कि फाउंडेशनल इक्वालिटी क्या होती है, फाउंडेशनल या फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है। यानी कि अगर मेरा कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किस पे बेस करती है, मतलब अगर मेरा कोई बिल्डिंग बनी हुई है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पानी की बोतल है, अब ये पानी की बोतल, इसके अंदर का जो पानी है अगर मैं ये बोतल के अंदर नहीं डालती तो वो कहीं पे भी इधर उधर बह जाता, मुझे पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है वो और कितने कौन सी डायरेक्शन में कितना पानी डाल जा रहा है। लेकिन क्यों नहीं कि मैंने कि अच्छा सा ढांचा बना रखा है और इस पानी ने क्या किया, इसके अंदर परफेक्टली स्टोर हो चुका है। ये क्यों स्टोर हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको एक शेप दी, एक मैंने उसको डायरेक्शन दी।
इसी तरीके से बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, ये अंडरस्टूड है कि सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन उसको शेप देना, मेरे को उसको स्टैब्लिश करना तो पड़ेगा ना, मुझे उसे किसी ना किसी कानून के अंदर लाना तो पड़ेगा ना, तभी तो लोग फॉलो करेंगे। तो यानी कि क्या है कि फाउंडेशनल इक्वालिटी क्या है कि आपके हर देश में क्या ऐसा जमीनी स्तर पे आपकी इक्वालिटी किस तरीके से है। ठीक है, बेसिकली फाउंडेशन क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग की नींव। ठीक है, सो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर एग्जाम्पल, उसमें सिंपली लिख रखा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे लिखी हुई थी, क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपके क्या है, इगैलिटाइट, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, बेसिकली इक्वालिटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और आपका फ्रेटर्निटी बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ये तीन आपके गुहार लगाई थी, ये तीन अधिकार होना चाहिए हर एक इंसान के पास फ्रेंच रेवोल्यूशन के, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो उसमें लिखा था कि मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि इंसान पैदा क्या हुआ था, आपका इक्वल, समान हुआ था, और उसको अधिकार के मामले में उसको क्या होना चाहिए, इक्वल ही रहना चाहिए अपनी पूरी जिंदगी। ऐसा फ्रांसी जो क्रांति के बाद जो डिक्लेरेशन आई उसमें लिख रखा है। नेक्स्ट, अब फॉर्मल इक्वालिटी क्या है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक रूप से जब भी मैं किसी चीज की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कानून की। तो इसमें फॉर्मल इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, आपका औपचारिक समानता का जो कंसेप्ट है, वो बोलता है कि थोड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव मैंने हमेशा से आपको बोला है, चाहे वो लिबर्टी की बात हो चाहे वो इक्वालिटी की बात हो। जब मैं बोलती हूँ नेगेटिव लिबर्टी तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो आप सोच रहे होगे कि यार हमारे लिए क्या नेगेटिव है, हमारे तो मजे हैं। और अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करती हूँ कि यार वो उसका नेगेटिव कैरेक्टर है, आप सोचोगे कि यार फंडामेंटल राइट का नेगेटिव कैरेक्टर कैसा है, हमारे तो मजे हैं, हमें तो सारे राइट्स मिल रहे हैं। तो जो ये नेगेटिव होता है वो स्टेट के लिए होता है, ये नकारात्मक स्टेट के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते, खबरदार। ठीक है, सो फॉर्मल इक्वालिटी का जो आपका औपचारिक समानता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी विशेषता क्या होती है कि वो नेगेटिव, नकारात्मक होती है, कि वो स्टेट को बोलती है कि स्टेट खबरदार, आप किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज, विशेषाधिकार नहीं दोगे, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आप एक न्यूट्रल बॉडी हो, आपके लिए सब लोग इक्वल होने चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलता है, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स वगैरह इन सब में। ठीक है, और ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि अगर स्टेट, हमारा राज्य, हमारी सरकार ही हमारे बीच भेदभाव करने लग जाए तो वो वैसा वाला टाइम नहीं होगा कि राजा और प्रजा जो उनके प्रिय हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, या सामंतवाद। तो ये सब चीजों को हटाने के बाद ही तो हमारी एक लोगों का शासन आया है, डेमोक्रेसी आई है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, सरकार लोगों की होगी, तो यार इक्वल भी तो होगी, क्योंकि लोग भी तो इक्वल है आपके लिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अब ठीक है इक्वालिटी होगी, लेकिन कैसी इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी, क्या समानता आने की वजह से सामाजिक न्याय आपको मिल सकता है। ये दो पिक्चर है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये पिक्चर में दो चीजें समझा सकती हूँ। एक है इक्वालिटी, ठीक है, समानता, और एक समतावादी, ठीक है, इक्विटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, सपोज ये तीन लोग हैं, तीनों की अलग अलग हाइट है और ये तीनों मैच देखने जा रहे हैं। तो यार इतना बड़ा एकदम ऐसा दीवार है, इतनी बड़ी दीवार है, इस अब बड़े वाला जो है, लंबा वाला, उसको तो वैसे भी दिख रहा था। हमने बोला कि सबके लिए इक्वालिटी है, यानी कि मैं सबको इक्वल बॉक्सेस दे दूंगा और आप मैच देखो। तो देखो ये पर्पल शर्ट वाले की क्या हालत हो रही है, बेचारे को ऐसी समानता क्या फायदा कि इसका तो कुछ भला ही नहीं हो पा रहा। इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर के साथ। मिडिल क्लास क्या है, उनको बेसिक इक्वालिटी चाहिए कि ठीक है मुझे इक्वल राइट्स चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा आपका गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ये सब नहीं चाहिए, बट मुझे इतनी इक्वालिटी चाहिए कि मेरा काम हो जाए। अब रिच वाले को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको एक मिल गया, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है, समानता है। क्या इसमें, इस पिक्चर में आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि ये सामाजिक न्याय हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि गरीब का क्या है, गरीब को इक्वालिटी, समानता दे के भी उसका कुछ भला नहीं हुआ। ऐसी समानता कुछ काम की नहीं है। तो अब अगर मैं इसको दूसरी पिक्चर के साथ देखूं कि हमें एक ऐसी समानता चाहिए जिसमें
जो मेरा इनिशियल कंडीशन है, मेरे को सेम कंडीशन नहीं रखनी। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन अभी हम बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ कंडीशन और इक्वालिटी ऑफ आउटपुट हम लास्ट में बात करेंगे, इस लेक्चर के एंड तक जरूर रहिएगा। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, अगर मैंने सेम शर्तें रखी कि सेम शर्तों पे मेरे को सबको इक्वालिटी दिखानी है, तो कहीं ना कहीं तीसरे वाले को बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरा आउटपुट ऐसा है, इक्वालिटी ऑफ आउटपुट ऐसा है कि मेरे को सब लोगों को, मेरा एम है, ऑब्जेक्टिव है कि सबको मैच दिखना चाहिए, तो मैंने रिच वाले का बॉक्स उठाया, गरीब वाले के ऊपर रख दिया एंड सबको मैच दिख रहा है। यानी कि इस दोनों में फर्क है। पहली वाली जो इमेज है इक्वालिटी वाली, वो क्या दर्शा रही है? इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, कि सेम शर्तें जब मैंने रखी तो उनको किस तरीके से मेरा क्या बोलते हैं, सेम शर्तें रखने की वजह से जो तीसरा वाला है उसको दिक्कत हुई। और दूसरा सेम आउटपुट, कि मुझे सब, मेरा एम है कि सेम आउटपुट होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें ना अलग अलग सिचुएशन में सही है। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन भी कभी कभार सही होती है कि अगर नेट जेआरएफ का पेपर है तो मैंने सबके लिए सेम शर्तें रखी हैं कि सबको एग्जाम क्लियर करना है, इतना कट ऑफ क्लियर करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब आप बोलोगे कि मैम अभी आप आंसर की कर रहे हो, तो उसी का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मैम जनरल वालों के लिए अलग है, ओबीसी अलग है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सबके लिए अलग है। तो ये क्या है? ये जो अलग अलग कट ऑफ है ये है पिक्चर नंबर 2, इक्विटी। लेकिन अमंग जनरल्स, सारे जनरल के लिए एक कट ऑफ है, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट वाली कंडीशन इक्वालिटी, कि यार जो मेरे सेम टाइप के लोग हैं उनके लिए मेरे को कुछ ऐसा वो नहीं करना कि उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना कि भाई सारे जनरल के लिए एक कट ऑफ, सारे ओबीसी के लिए एक कट ऑफ, सारे ईडब्ल्यूएस के लिए एक कट ऑफ है। लेकिन इन सारी कट ऑफ में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इक्विटी चाहिए, इक्वालिटी नहीं, तभी सामाजिक न्याय होगा। अब इक्वालिटी में कुछ बुक है, आर.एच. टाउनी की बुक है इक्वालिटी, टॉम बॉटमरो की बुक है क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, अर्नस्ट बार्कर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जे.आर. लुकास की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। जिसने इन बुक्स को नहीं पढ़ रखा, आज आपका टास्क है ये चारों बुक याद करोगे विथ ईयर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये चारों बुक याद करनी है एंड जानने के बाद अगर बाद में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, सो दैट मुझे पता चले कि आपने काम कर लिया है। अब बात करते हैं कि अलग अलग थिंकर्स के क्या विचार है आपके इक्वालिटी के बारे में, यानी कि आपकी समानता के बारे में। तो जॉन लॉक, क्या कहना है इनका? इन्होंने बोला है, जॉन लॉक बोलते थे कि यार मेरा को तो भाई नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार समझ में आते हैं, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कि इक्वल राइट ऑफ नेचुरल फ्रीडम। तो मेरे को ये लगता है कि सब लोगों के पास समान अधिकार है, कि सबको नेचुरली फ्रीडम मिलना चाहिए। अब देखो फ्रीडम भी तो सब, देखो किसी को मैं फ्रीडम दूं किसी को ना दूं, तो ये भी क्या हुआ कि स्वतंत्रता तो नहीं हुई ना। स्वतंत्रता तभी फायदेमंद है जब सबको मिले, इक्वली मिले। इन्होंने बोला कि हर एक इंसान की इक्वल वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक इंसान का इक्वल टैलेंट है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, और सबकी सेम क्षमता है, सबको सेम सेम चीजें आती है, नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि सबको एटलीस्ट सेम तरीके का व्यवहार मिलना चाहिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सोशल इक्विटी वाली फोटो देखी थी, मुझे पता है कि सबकी हाइट अलग है, सबके टैलेंट्स अलग है, लेकिन मैं इतना तो इंश्योर कर सकती हूँ ना कि एटलीस्ट सबके लिए जो भी मैं डिसीजन ले रही हूँ वो फेयर हो। यानी कि जो सबसे छोटे वाला है उसको 2 मिलूंगी, 2 बॉक्सेस दूंगी, तभी जाके क्या होगा, फेयर होगा डिसीजन। अब लास्ट की क्या कहते थे? लास्ट की बोलते थे द पर्पस ऑफ सोसाइटी वुड बी फ्रस्ट्रेटेड at the outset if the nature of mathematicians can match with identical response with that of a bricklayer। अच्छा, इन्होंने बोला कि यार अगर मैं ओवर समानता कर दूंगा ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। कैसे? कि सपोज अगर मैं ये बोलूंगा कि एक डॉक्टर और एक जो ब्रिकलेयर यानी कि जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के जो मजदूर नहीं होते जो मकान बनाते हैं, अगर मैं दोनों को इक्वली, मैथमेटिशियन और इसको दोनों को ही इक्वली अगर मैं बोलूंगा कि इक्वल है ये दोनों और इनको इक्वली सपोज सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, तो मैथमेटिशियन क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार इतने टाइम पढ़ने का, इतना मेरे को मतलब पैसे लगाने का, ये सब कुछ इन्वेस्ट करने का, इतना टाइम लगाने का क्या फायदा? अगर मुझे पता था इतना ही वो हो रहा है तो मैं तो बचपन से ही कमाना शुरू कर देता। तो कहीं ना कहीं जब मैं ओवर इक्वालिटी कर देती हूँ, ओवर समानता कर देती हूँ, तो वो आपकी इनोवेशन यानी कि नवाचार के विरुद्ध चली जाती है।
तो हमें सिर्फ इतनी समानता करनी है कि सबको बेसिक चीजों में समानता हो और लोगों को ऐसी समानता के साथ साथ डेवलपमेंट विकास का भी मौका मिले। फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नो आइडिया इज मोर डिफिकल्ट इन द होल रेल्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस देन द वर्ड इक्वालिटी। एग्जाम में आ चुका है कि भाई राजनीतिक विज्ञान में कि संपूर्ण क्षेत्र में समानता शब्द से अधिक कठिन कोई विचार है ही नहीं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता हम कितनी समानता दे रहे हैं कितनी नहीं दे रहे हैं। और कभी भी और हम जब सोचते हैं ना कि सब अब समान हो गया, तभी भी कुछ ना कुछ असमानता रह जाती है। और समानता को बैलेंस करना लिबर्टी स्वतंत्रता और लॉ कानून के साथ वो और डिफिकल्ट है। देन हॉब्स ने बोला इक्वालिटी ऑफ एबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, कि देखो दो चीजें होती है, एक तो भाई क्षमता की इक्वालिटी की योग्यता की समानता। अब सब अलग हैं, सबके टैलेंट्स अलग हैं, मैं हम सबकी योग्यता सेम नहीं होना हो सकती, और सबकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सबकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी अलग हैं। तो आप कैसे इक्वालिटी इंश्योर करोगे? ठीक है, तो ये कहते हैं कि यार इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जरूर दे सकते हो कि मतभेदों के बावजूद एक समान आप उपचार दे सकते हो। कैसे कि अगर सिटीजन्स हैं, चाहे इनमें कितना भी भेदभाव है, ठीक है, कितना भी विभेदीकरण है, लेकिन अगर सब सिटीजन है तो सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इन अ नेचुरल कोर्स इन्होंने बोला कि प्राकृतिक रूप में स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, इंडिविजुअल जो व्यक्ति था उसके पास समान अधिकार थे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास समान क्षमताएं थी। लेकिन एक प्रॉब्लम इन्होंने बोला, अगर समान अधिकार थे तो समान ही एक दूसरे के खिलाफ, ये ड्रॉबैक भी था कि एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं। बिकॉज हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है। हर एक इंसान के पास इक्वल टेंडेंसी है कि वो दूसरे पे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी जिज्ञासा है, मतलब पावर के लिए इतना ज्यादा डिजायर है ना उसके, कि वो जब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, ऐसा हॉब्स ने बोला है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो इक्वालिटी है, जब हम ओवर इक्वालिटी बोलते हैं ना तो सबको एक दूसरे के से इक्वल डेंजर है, ये भी बोला हॉब्स ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके जॉन लॉक ने फिर और क्या बोला कि हर एक इंसान के पास नेचुरल राइट का फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब ये तो अभी हम कर सकते हैं, कर चुके हैं। तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग हैव द सेम नेचुरल राइट्स टू बोथ सेल्फ ऑनरशिप एंड फ्रीडम। इन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन हर एक इंसान के पास प्राकृतिक अधिकारों का और अपनी खुद की ओनरशिप का, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार इक्वल समान रूप से है। ऑब्वियसली बात है, जॉन लॉक जी हैं तो ऑब्वियसली फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक, तो समानता की बात तो मतलब फ्रीडम की बात तो करेंगे ही। रूसो मानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे सब लोग इक्वल थे, कोई भी मतभेद नहीं था, और जिसकी वजह से कोई किसी पे मतलब सब आराम से रहते थे। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी आई स्टेट ऑफ नेचर में तो लोगों में विभाजन शुरू हो गया और लोगों में क्लैशेस शुरू हो गए। उसके बाद जो स्टेट भी आई है उसने भी आपका राजनीतिक रूप से आपको समानता दी है, लेकिन अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, सामाजिक रूप से बोलूं या फिर नागरिक रूप से बोलूं, तो बिल्कुल भी लोग समान नहीं है। लोग क्या करते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी में समानता नहीं है। और ये बोलते थे कि दो तरीके की असमानता है, एक तो नेचुरल प्राकृतिक जो अलग अलग टैलेंट है वो वाली, और दूसरा आपका कौन सी, सोशल सामाजिक। ये जो सामाजिक असमानता है ना, ये बोलते हैं नेचुरल का देखो कोई इलाज नहीं है। कोई अच्छा डांस करता है तो हम बोलेंगे कि 10 लोग अच्छा डांस नहीं करते तो हम बोलेंगे चलो तुमको अच्छा डांस आता है, तुम आज से नहीं करोगे क्योंकि तुम सब इक्वल देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो सामाजिक असमानता है, धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और वर्ग के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे जो असमानता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ये बोलते हैं। और ये जो असमानता है इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायलेंस, हिंसा। और ये बोलते हैं कि उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो क्या है, पॉपुलर सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। कैसा, पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अगर राज्य है तो स्टेट के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि अपने राज्य के लिए पूरा डिसीजन कोई भी ले सके। लेकिन पॉपुलर सोवरेनिटी हो, पॉपुलर मतलब लोगों के द्वारा, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए पूरा। किसके बेसिस पे, जनरल विल के मतलब आधार पे। जनरल विल क्या होता है कल मैं आपको बता चुकी हूँ, और जब यूनिट 2 आएगा तो दोबारा बताऊंगी, ठीक है ना। आई होप कि कल आपने देख लिया था लेक्चर नंबर 4 में, दिस इज लेक्चर नंबर 5। अब ये कहाँ पे बोला है, रूसो ने अपनी बुक थी डिस्कोर्सेस इन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में उन्होंने बोला है कि भाई सोशल लाइफ में, सामाजिक आपकी जिंदगी में और नेचुरल आपकी प्राकृतिक जो आपका है, ये दोनों अलग अलग असमानताएं हैं।
और इन्होंने बोला है कि जब तक आपकी नागरिक समानता नहीं होगी तब तक कोई भी समानता नहीं होगी। जो नेचुरल और फिजिकल आपकी जो असमानता है, यानी कि आपकी जो प्राकृतिक या शारीरिक असमानता है, वो बेसिकली आपका बहुत तरीके से हो सकती है कि किसी की एज अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, या आपकी हेल्थ है, बॉडी है, कि कोई स्ट्रेंथ, कोई ताकतवर है, किसी का माइंड स्ट्रांग है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कन्वेंशनल पारंपरिक जो आपकी इनइक्वालिटी असमानता है ना, उस वो कैसा है, वो आपकी समाज की वजह से आई है। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको आपने अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? आपके वेल्थ के बेसिस पे, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास प्रतिष्ठा है कि नहीं है, किसी के पास पावर है कि नहीं है, ठीक है, किसी के पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कोई अलग धर्म फॉलो करता है, कोई अलग धर्म फॉलो करता है, कास्ट के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे, जो कि कंट्रोल की जा सकती है अगर नागरिक समानता मिल जाए तो। उनकी जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी ना, इनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, इसमें इन्होंने बोला था कि अगर लीगल इक्वालिटी हो जाए टू ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों को कानूनी रूप से अगर मैं समानता प्रदान कर दूं, तो आपका एक ऐसी सिविल सोसाइटी बनेगी जो कि इक्वल होगी। और ये जो लीगल इक्वालिटी है ना, ये इसके पीछे जो फोर्स है वो क्या है? मॉरल कॉन्सिडरेशन, कि भाई मॉरली, नैतिक रूप से माना जाता है कि हर एक इंसान इक्वल है और उसके इक्वल अधिकार है, अधिकारों के बेसिस में वो इक्वल है, चाहे वो वैसे उस कितना भी डिफरेंस हो, लेकिन अधिकार सबको इक्वल है, सब इंसानियत के रूप में, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं तो इसको क्या करो, इसको तुम लीगल बनाओ। जब तक कोई चीज लॉ होती है तो लॉ क्या होता है? लॉ माना भी बचाता है, क्योंकि उसके पीछे फोर्स होती है। अगर मैं कानून नहीं मानूंगी तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, मुझे सजा मिल सकती है, उसे लागू भी कराया जाता है, लोगों को संरक्षण भी मिलता है। इस वजह से इन्होंने बोला लीगल इक्वालिटी मिलनी चाहिए सारे लोगों को। देन इमैनुअल कैंट आए। इमैनुअल कैंट का आपको पता है थोड़ा नैतिकता वाला ग्राउंड भी रहा है इनका, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना। तो इनकी जो कैटेगरिकल इंपरेटिव्स थे उसमें उन्होंने बोला कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, कि सब लोग कुछ समान कानून माने। तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन आपकी वर्थ जो है, जो इंसान की जो वैल्यू है, वो क्या है? सार्वभौगिक। अगर यूनिवर्सल है तो क्या सारे लोगों के लिए, अगर एक के लिए कुछ चीज गलत है तो वो दूसरे के लिए भी गलत है, वो तीसरे के लिए भी गलत है। जैसे चोरी करना पाप है, हम बचपन में हमेशा बोलते हैं ना, वैसे तो गलत है चोरी करना, क्योंकि तुम किसी और का हिस्सा ले रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी ले रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ये क्या है? ये एक मॉरल फिनोमिना है, लेकिन हमने क्या बोला? ये सबके लिए गलत है। तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज हैं जो आप सबके लिए इक्वल बेसिस में गलत है। कैसे गलत है? जैसे कि चोरी करना गलत है, किसी को मारना गलत है, ठीक है, किसी को नीचे गिराना गलत है। तो क्या इसके पीछे कानून नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता था उस समय कि क्या ऐसा कोई ऐसा कानून होगा जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व वाले लोग माने कि हाँ ये कुछ ऐसे कानून है जो हम सब मानते हैं। अभी वो प्रैक्टिकल है। 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशन है वो सब पूरे वर्ल्ड मानता है। क्लाइमेट को बचा के रखना चाहिए, पूरा वर्ल्ड मानता है। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी तो है, क्योंकि इक्वल रूप से हमने सारे कानून मान रखे हैं। इसमें ये बोलते थे कि अगर सबको मैं इक्वालिटी रखूंगा तो मेरे को पता है कि मेरे को दूसरे का ये वाला राइट्स, अधिकार का उल्लंघन नहीं करना, और ना ही वो मेरे अधिकार का उल्लंघन करेगा। इसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिलेगी? स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, सेल्फ लेजिस्लेशन, कि भाई मेरे को पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो मैं खुद को नियंत्रित करूं। और हर कोई अगर सेम लॉ फॉलो करेगा, तब जाके कुछ यूनिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, तब जाके आपकी समानता आएगी। नेक्स्ट बार्कर क्या कहते थे? बार्कर कहते थे कि जो इक्वालिटी है हैज अ डेरिवेटिव वैल्यू। डेरिवेटिव यानी कि किसी को डिराइव करना, कि अगर मैं इक्वालिटी स्थापित करती हूं तब जाके मेरे कुछ और राइट्स आएंगे, यानी कॉज एंड इफेक्ट। अगर मैं समानता देती हूं तब मेरे को अलग राइट्स मिलेंगे, जैसे कि समान रूप से लिबर्टी, स्वतंत्रता, समान रूप से जस्टिस, न्याय, समान रूप से वोटिंग का अधिकार, ठीक है, समान रूप से संरक्षण। समझ रहे हो? इन्होंने बोलते कि इक्वालिटी, समानता का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन आए, जो राइट्स मेरे हैं वो मेरे होने चाहिए, और कोई भी कंडीशन आए वो सेम राइट दूसरे के भी होने चाहिए। ना दूसरे वाला मेरे राइट्स, अधिकार में हस्तक्षेप करेगा, ना मैं उसके अधिकार में हस्तक्षेप करूंगा या करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, डीडी रेफेल क्या बोलते थे
कि द राइट टू इक्वालिटी प्रॉस्पर इज द राइट टू इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। कि भाई देखो, मैं एकदम इक्वालिटी तो नहीं बना सकता बिकॉज कहीं ना कहीं नवाचार को विरुद्ध चले जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, खाना, कपड़ा और जो बेसिक बेसिक चीज है, जैसे कि अभी हमने वो पिक्चर देखी थी कि सबको एटलीस्ट दिखना चाहिए। अगर जो लंबा वाला था वो अगर उसको इस लेवल तक दिख रहा था तो अगर वो इधर तक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक क्या है कि सबकी आंखें एटलीस्ट उतने इस दीवार के साइड में होनी चाहिए कि सबको एटलीस्ट दिखना चाहिए, चाहे वो इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो। यानी कि जो बेसिक आपकी नीड्स है उतना उस लेवल तक इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा बोलते थे डीडी रेफेल। डीडी रेफेल की एक बुक का नाम बताइए, कल बताई थी मैंने आपको। देन ब्रायन टर्नर का क्या कहते थे, ये बोलते थे इक्वालिटी का मतलब क्या है, फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ अ पर्सन, कि किसी एक इंसान की मौलिक समानता क्या है, उसे कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किस कंडीशन में मिल रही है, कैसे उसकी लाइफ इक्वल हो रही है, यानी कि एक्चुअल इक्वालिटी ऑफ आउटकम ऑफ रिजल्ट्स। यानी कि मैंने समानता दे दी, जैसे कि हमने फोटो में देखा था कि सबको इक्वल बॉक्सेस दे दिए, लेकिन क्या उसके परिणाम स्वरूप उसकी लाइफ में कोई चेंज आया? जैसे सबसे छोटे वाले के लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, उसे पहले भी नहीं दिख रहा था, अब भी नहीं दिख रहा था, उसको तो 2 बॉक्सेस चाहिए थे। तो ये कहते हैं कि मेरे को ये देखना है कि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, ऐसी समानता चाहिए ब्रायन टर्नर के हिसाब से। देन आर.एच. टाउनी के बुक थी इक्वालिटी 1931, अभी मैंने सब थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसमें इन्होंने बोला था कि जो सामाजिक समानता है वो प्रैक्टिकल फाउंडेशन बनाता है आपका कि एक कॉमन कल्चर का, कि भाई कॉमन कल्चर यानी कि आपके लिए, सबके लिए क्या है, कॉमन सामान्य एक संस्कृति है। कि जैसे हम लोग होते हैं, अगर मैं हिंदुइज्म फॉलो करती हूँ तो उसके कुछ एक रिचुअल्स हैं, वो सबको पता होते हैं। हिंदू को, मुस्लिम्स हैं अगर उनको पता है कि हाँ बुक का इस्लाम वगैरह में क्या होता है, ठीक है, वो सबको पता है। क्रिश्चियंस को पता है। कैसे पता है? क्योंकि एक रिलीजन, हमने क्या करा, एक रिलीजन में कुछ हमने प्रिंसिपल्स बना दिए कि अच्छा ये है, ये सारे हैं तो इसका मतलब ये वाला रिलीजन होगा। तो ऐसा ही इक्वालिटी, समानता क्या बनाता है, कॉमन कल्चर बनाता है जो आप सबको जोड़ के रखता है। एक ऐसी फोर्स है वो कि वो सबको आपको इकट्ठे लेके आता है। जैसे हम सब इंडियंस हैं तो हम इंडियंस के नाम पे इकट्ठा एक जोड़ के रखे हैं। नेक्स्ट, डीडी रेफेल ने, अब आपका आंसर मैंने दे दिया, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 1976। अच्छा, इसका टॉपिक हेडिंग चेंज करना भूल गई, ठीक है, चलो छोड़ो। अब कुछ और लोग भी हैं, ये हेडिंग हटानी थी, ठीक है, कोई नहीं, बुक याद हो जाएगी, जिन्होंने इक्वालिटी को डिफाइन किया है। कौन है ये लोग, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप मुझे बताएंगे। जैसे मिखाइल बाकुनिन ने बोला है पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता के बिना अगर मैं किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता दे रही हूं ना तो क्या है, वो सिर्फ दिखावा है, प्रिटेंस है, फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, लाए है, झूठ है, और वर्कर्स को कोई लाए यानी कि झूठ नहीं पसंद। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं आपको वोटिंग का अधिकार दे रही हूं, सब लोग वोट डाल के आ गए, लेकिन मैं किसी को बेसिक पे नहीं दे रही। सब लोग क्या कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो लोग, उन्होंने बोला कि यार हम वोट डाल के क्या करेंगे, हमें हमारी जो सिचुएशन है, वोटिंग के परिणाम स्वरूप जो सरकार आई है उसने हमारी सिचुएशन, इकोनॉमिक समानता ही नहीं बनाई, तो अब हम क्या करें ऐसे राइट का, इसलिए वो दिखावा है, ये बोलते हैं। देन थियोडोर बिकल ने क्या बोला है, यूनिवर्सलिस्ट पैशनेटली डिवोटेड टू द कॉज ऑफ इक्वालिटी विद इन द ह्यूमन फैमिली। थियोडोर बिकल का मानना था कि कुछ यूनिवर्सल लॉस, कानून होने चाहिए जो सारे ह्यूमन को एज अ फैमिली जोड़ के रखे, जो कि इक्वालिटी के बेसिस में, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ह्यूमन राइट्स सबके लिए इक्वल है एंड क्लाइमेट चेंज के राइट्स सबके लिए इक्वल है। अब ऐसे फीगलर ने बोला कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फ्रीडम, कि मैं सबको समान अवसर दे रही हूँ, ये क्या है, आपकी स्वतंत्रता है। कि मैंने आपको सबको बोल दिया कि जिसका भी जेआरएफ निकलेगा, खुली अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसको मैं स्टाइपेंड दे दूंगी। मैं क्या, सरकार स्टाइपेंड दे देगी, यूजीसी दे देगी स्टाइपेंड, सॉरी मैं नहीं, ठीक है, मेरे पास मत आना। ये क्या किया, मैंने समान अवसर दे दिया, लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज रिप्रेशन। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है, जो जो नेट का एग्जाम देगा वो सब लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा, अब बताओ, अब ऐसे तो कोई भी पर्सन आ जाए वो एग्जाम दे दे, क्या वो कैपेबल है स्टाइपेंड लेने के? नहीं। इसमें नुकसान किसका हुआ, जो योग्य बच्चा था उसका हुआ, समझ रहे हो ना। अब
फ्रॉम ने क्या बोला है, मैन आर बॉर्न इक्वल, इंसान पैदा तो इक्वल हुआ है लेकिन दे आर बॉर्न डिफरेंट एज वेल, लेकिन डिफरेंट भी है वो, तो तुम सबको इक्वल नहीं देख सकते। कैसे डिफरेंट है आप सभी को पता है, सबके अलग अलग टैलेंट्स वगैरह ये सब। देन डॉर्किन ने क्या बात की थी, मॉरल इक्वालिटी की, नैतिक समानता की। इन्होंने बोला था कि यार नैतिक समानता का कैसे होगा। अब ये नैतिकता ही अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इतना गतिशील इतना डायनामिक है कि बार बार चेंज होते रहता है। कैन बी अंडरस्टूड, कैसे समझ सकते हो, एज अ प्रिस्क्रिप्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन, कि इक्वालिटी क्या है, प्रिस्क्राइब कर दिया है कि ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए एज इक्वल्स, लेकिन सबको मैंने इक्वल बोला है। जैसे चोरी करना पाप है, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को उकसाना नहीं चाहिए हिंसा करने के लिए, मॉरल है, लेकिन मैंने सबको इक्वली बोल दिया कि कोई भी किसी को नहीं करेगा। इक्वल कंसर्न थे मेरे, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एंड नॉट द ओपन इम्प्लॉसिबल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग पर्सन्स इक्वली। लेकिन क्या इंसान भिन्न भिन्न रूप के हैं, क्या ये एक्चुअली ग्राउंड में पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। देन इक्वालिटी के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि राजनीतिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक समानता, लीगल इक्वालिटी कानूनी समानता, ऐसे बड़ी सारी इक्वालिटीज होती है ना, सोशल इक्वालिटी सामाजिक समानता। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की। पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता से मेरा मतलब क्या है कि मेरे जितने भी राजनीति करने के लिए जो भी अधिकार होते हैं, जो भी पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि मैं एक लोकतंत्र के अंदर हूं और जो सरकार है वो लोगों द्वारा चलाई जाती है, तो लोगों की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो सबकी सेम होनी चाहिए, जैसे मेरी है, जैसे सबकी है वैसी मेरी होनी चाहिए। अब इसमें रॉबर्ट ढाल बात करते थे कि कभी भी कोई लोकतांत्रिक सरकार आती है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता देती है। जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबके लिए सेम होती है कि सब लोग आएंगे और वोट डालेंगे। इसमें उन्होंने 5 चीजें बोली थी। एक तो वोटिंग इक्वालिटी, जैसे जो कि पहले नहीं थी। इंग्लैंड में अगर मैं बात करूं, सॉरी इंग्लैंड की बात करूं, यूके, पूरे सबकी बात करनी चाहिए ना, यूके की अगर मैं बात करूंगी, कब आई थी उधर वुमेन को इक्वल राइट्स कब मिले थे? पहले तो स्लेव्स को भी नहीं मिलते थे, सिर्फ जो लोग कमा रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उनको मिलते थे। सो ये बोलते थे कि यार वोटिंग राइट्स सबको मिलने चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि स्टार्टिंग से थी। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबका भागीदारी होनी चाहिए। एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबको जो भी मेरा पॉलिटिक्स में हो रहा है सबके पास न्यूज पहुंचनी चाहिए। एटलीस्ट न्यूज़पेपर सबके पास पहुंचते हैं ना, इक्वली है, तुम जाके खरीद के पढ़ सकते हो, किसी के भी पहुंच के पास है। कंट्रोलिंग द एजेंडा, हर किसी को अधिकार होना चाहिए कि वो एजेंडा कंट्रोल कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके, अपने जो प्रतिनिधित्व है उसका समर्थन कर सके। इंक्लूजन ऑफ द अडल्ट मेंबर इन अ कलेक्टिव डिसीजन, कि सारे अडल्ट मेंबर को एक कलेक्टिव डिसीजन में लेने के लिए इंक्लूड करना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। कैसे? सब 18 से ऊपर, हमारी लिमिट लगा रखे 18 से ऊपर किसी भी तरीके का इंसान वोट कर सकता है। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। एसआई बेन एंड आरएस पीटर्स ने अपनी बुक सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट 1975 में बोला था कि जो सोशल इक्वालिटी है, सामाजिक जो समानता है, ये बेसिकली क्या है, इवन कार्ल मार्क्स वगैरह भी बोलते थे कि यार सामाजिक जो समानता है वो इतनी होनी चाहिए कि सब वर्कर्स के उसमें, कि जो आपका प्रोफेशन है उसके उसमें, अब उस प्रोफेशन से हमने इक्वली जितना भी कमा लिया तो आप अपने प्राइवेट स्फेयर में कुछ भी कर सकते हो। कहाँ से आया ये फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्यों आया है? क्योंकि भाई डिफरेंस था। आपके जो समय राजा महाराजा थे वो बहुत ही लग्जरी में जी रहे थे, जहाँ की जो प्रजा है वो अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा कि ऐसी समानता हमें नहीं चाहिए। तो जो समाज है जहाँ पे आप रह रहे हो, जो रिलेशंस है, वहां पे आपको समानता सबसे पहले चाहिए। लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या है? कानूनी समानता। अगर ये होगी तो आप सभी को एज अ सिटीजन इक्वल राइट्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति का राज नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि राजशाही वगैरह ये सब नहीं चल रहा। कानून का राज चाहिए, कि कानून के हिसाब से आपका सारा गवर्नमेंट वगैरह होना चाहिए। तो कानून के हिसाब से है कि नहीं है? 5 साल के लिए सरकार है, सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान है उस हिसाब से है, बिल्कुल। और कानून की नजरों में सब इक्वल, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग इक्वल हैं, बिल्कुल है। कानून सबको, अगर किसी ने गुनाह किया तो सबको इक्वल सजा मिलती है, बिल्कुल मिलती है।
कानून सबको इक्वल संरक्षण देता है, बिल्कुल देता है। तो क्या हो गया ये लीगल इक्वालिटी आपकी, क्या हो गया, कैसी समानता, कानूनी समानता। अब देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि उचित प्रतिबंध जरूरी है कि नहीं है। एक फोटो देख लो, कार रेसिंग हो रही है, क्या ये नॉर्मल कार्स हैं? बताओ, क्या रेस करने के लिए ये नॉर्मल कार्स हैं? ऑब्वियसली नॉर्मल कार्स तो नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल कार्स जो हमारे चलते हैं, हमारी पर्सनल कार होती है, उससे रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हार जाएंगे, बहुत जल्दी गाड़ी गर्म हो जाएगी, धुआं छोड़ देगी, एंड कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड हमारी कार यूज हो रही है। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी रेसर्स हैं सबकी ऑलमोस्ट सेम टाइप की कार है, मतलब सेम कैटेगरी स्पोर्ट्स कार वाली है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या अगर इनके बीच में मैं अपनी कार लेके चले जाऊं और मेरी नॉर्मल कार है, तो कहीं ना कहीं मेरे ठुकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है कि नहीं है? बताओ, होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि कभी कभार कि जो रेस है ना, कोई भी रेस है, मैंने सिर्फ कार रेस बताई है, रेस में सब लोग, मैंने इधर इक्वालिटी देखी है कि यार ठीक है सब लोग इक्वल होने चाहिए, सो दैट कि सबको इक्वल सिचुएशन में जीतना आना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। लेकिन फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? कल मैंने आपको लिबर्टी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी, एंड उधर मैंने प्रेसिडेंट के घर की भी फोटो दिखाई थी। आपने बोला कि यार ठीक है हम सब इक्वल है, तो फिर यार ये हम सब कहीं पे भी जा सकते हैं, तो वो जो प्रेसिडेंट के घर के बाहर वो ऐसा वो गार्डन वगैरह बन रखा है, तो मैं वहां पे नहीं जा सकती? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो तो प्रेसिडेंट है, उनका खुद का घर नहीं है, वो तो उनको अलॉट हो रखा है, मैं क्यों नहीं जा सकती बताओ? क्योंकि वहां उचित प्रतिबंध है, वहां पे ऐसे प्रतिबंध है जो हमारे लिए भी अच्छे हैं, उनके लिए भी अच्छे हैं। अब हम आप बोलोगे इसमें हमारा क्या भला है? अरे वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उनका कुछ दायित्व है, इस वजह से उनकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उनको अलग से रखना, उनको काम वाम करने में सब कोई दिक्कत ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो डिसीजन लेंगे उसका असर, उसका इफेक्ट हम सब पे पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत जरूरी है, उचित प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन ये उचित प्रतिबंध कैसे होता है? देखो, उचित प्रतिबंध की दो कंडीशन होती है। एक कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमें जब भी लगानी है तो ये चीज इंश्योर करो कि जिस पे भी आप प्रतिबंध लगा रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई उस जो चीज है, वो जो कैटेगरी है जिस पे आप लगा रहे हो प्रतिबंध, उसको तुम अलग करके अलग से रूल बना सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन में अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाते हैं, अलग अलग लोगों के लिए बनाते हैं, पीएम और आपके प्रेसिडेंट वगैरह इन सब के लिए बनाते हैं। अलग अलग जो जैसे अगर कुछ ऐसे आर्मी वाले हैं उनके लिए अलग लॉ बनता है, तो ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लॉ में कानून बना सकती हूँ, बिल्कुल। और इस कानून बनाने के और इस अलग करने के, इसमें अलग से इनको कुछ राइट्स देने के पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंट यानी कि कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, कोई तर्क संगतता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ हमें अच्छे लग रहे थे हमने कर दिया, नहीं, कुछ ना कुछ उससे फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा आप किसी अन्याय वाला नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। हम अलग कर रहे हैं क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो, सब लोग कुछ अलग अलग प्रोफेशन के हैं, अलग अलग टाइप के लोग आपको दिख रहे होंगे इस इमेज में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी में दूं? अफसर की क्या समानता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नेट जेआरएफ का जब पेपर क्लियर करेगा उसको स्टाइपेंड मिलेगा जेआरएफ वाला, तो इसमें मैं ये देखूंगी क्या कि कौन सी कैटेगरी से कौन लोग हैं, कितनी एज का है, क्या चीज नहीं है, ये थोड़ी ना देखती हूँ। हाँ, कुछ एलिजिबिलिटी है कि इतनी इतनी एज होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन है, उन कंडीशन के अंदर सब इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या आउटकम भी इक्वल होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर इक्वल रिजल्ट आ गया तो ये तो अन्याय हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इक्वल रिजल्ट दिखाया था इक्विटी के फॉर्म में कि एक बच्चे को 2 बॉक्सेस मिले थे, एक को 1, एक को 0। तो कभी कभार इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी बहुत जरूरी होता है, और कभी कभार इक्वालिटी ऑफ आउटकम एक तरीके से अत्याचार भी होता है। आउटकम मतलब रिजल्ट इक्वल आना चाहिए, जैसे कि सब लोगों को वो मैच दिख पा रहे थे। अपॉर्चुनिटी मतलब सबको सेम अवसर मिलना चाहिए, उस वाली कंडीशन में सबको सेम एक एक बॉक्स दे दिया तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं एग्जाम बोलूंगी कि जो आईएएस का पेपर निकालेगा वो बनेगा आईएएस,
फेयर है भाई, समान अवसर है। अगर आपको भी ज्यादा लग रहा है कि अनफेयर है तो जाओ करो प्रैक्टिस, निकालो एग्जाम। समझ रहे हो? एक टर्म है मेरिटोक्रेसी, मेरिट। आजकल चल रहा है ना कि सब मेरिट बेस्ड है, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्या बोलता है कि सबको समान अवसर कर दे दिया, इज एन इनइगैलिटेरियन आइडिया, कि ये तो भाई असमानतावादी समतावादी आइडिया है। क्यों? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे असमतावादी है? क्योंकि मैंने जब सबको एक एक बॉक्स दिया था तो तीसरे वाले का कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी हो गई है कि यार मैं सबको समान अवसर दे रही हूँ, अब तुम पे है कि तुम उसका क्या फायदा उठा रहे हो। चाहे वो बच्चा लास्ट वाले बॉक्स में खड़े होके जंप कर करके देखे, ठीक है। ये जो टर्म है मेरिटोक्रेसी, उसको किसने गढ़ा था? माइकल यंग ने गढ़ा था 1958 में। आजकल इस तरीके की टर्म बहुत ज्यादा आ रही है कि ये टर्म किसने गढ़ी थी, क्या हुआ था, ये सब बहुत आ रहा है। इन्होंने बोला था कि जो टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल इलीट है उनके बारे में। मेरिट का मतलब क्या है? पहले इनको डिफाइन किया था इन्होंने IQ प्लस के तौर पे, कि जो टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल इलीट लोग हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बौद्धिक अभिजीवी जो है ना, अभिजात वर्ग जो है, इनको बोला था उन्होंने IQ प्लस के बोला था। इन्होंने बोला था कि क्या है मेरिट सोसाइटी में, क्या है, आपने FM मार्क्स का ब्यूरोक्रेसी का डिवीजन देखा होगा, अलग अलग टाइप की। बोलते थे पेट्रोनेज है, गार्डियन है, ठीक है, क्लास वगैरह आपको पता नहीं कहां से दिखते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द था मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड क्या था? कि जिसने एग्जाम निकाला है वो जाके बनेगा सिविल सर्वेंट। तो इन्होंने बोला अब आजकल ना ऐसी सोसाइटी हो गई है पर्सनल अचीवमेंट की, क्योंकि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो समान भी है और जहां आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, नवाचार भी कर सकते हो, इक्वल फ्रीडम भी है कि तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। तो दोनों को बैलेंस करना है मुझे, इक्वालिटी को लिबर्टी के साथ बैलेंस करना है, तभी मेरा न्याय होगा। अगर मैंने सबको इक्वल कर दिया तो मेरा न्याय नहीं है, मैं कुछ लोग टैलेंटेड प्रतिभाशाली लोगों को रोक रही हूं। तो मुझे दोनों का बैलेंस बिठाना है। तो आजकल चलता है मेरिटोक्रेसी, एग्जाम है जिसमें दम है एग्जाम निकालने का, निकालो और जाके बनो, पोजीशन पोस्ट लो, दैट इज मेरिटोक्रेसी। यानी कि इक्वल अवसर दे रही हूं मैं। समझ रहे हो? नहीं है मेरिट, प्रैक्टिस करो फिर बनो। इवन कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक क्रिटिक ऑफ द गॉथा प्रोग्राम 1875 1860 ये इसमें बोला था कि भाई एक जो फुली कम्युनिस्ट साम्यवादी जो समाज होता है उसमें भी एग्जैक्ट इक्वालिटी बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बोलते हैं फिर कैसे मैं लोगों को किस तरीके से उनका राइट अधिकार दूं? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, और उसकी जरूरत के हिसाब से आप चीजें देते हो। ये लाइंस कार्ल मार्क्स की है, एग्जाम में आ चुकी है। समझ में आए? समानता समझ में आई ना? अच्छा एक बार एक और क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूं। अगर एक रेस में मैं आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, हैंडीकैप्ड, सारे लोगों को दौड़ा दूं और बोलूं कि जो फर्स्ट आएगा वो जीतेगा, क्या ऐसी समानता किसी काम की है? नहीं। तो मैं सारे लोगों को इक्वल नहीं समानता दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वो फर्दर असमानता हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकती हूँ कि अलग अलग कैटेगरी, सारे मेन के लिए एक रेस, सारे वुमेन के लिए एक रेस, सारे बच्चों के लिए एक रेस। अब जीतना है, अब इक्वल है, कैटेगरी वाइज इक्वल है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, की प्रोपोर्शन के हिसाब से समानता। समझ रहे हो? किसने बोला था प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का जो अवधारणा है, किसने बोला था? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम। कल हम पढ़ाएंगे जस्टिस। बाय द वे कल सैटरडे है एंड सैटरडे संडे मैंने क्लास नहीं बोला था, मंडे टू फ्राइडे आपकी 8:30 क्लास होगी। सैटरडे संडे क्या होगा वो आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। आंसर की आ गई है आप सभी को पता। अच्छा मैं होमवर्क दे देती हूँ। ओपी गाबा या एंड्रू हेवुड कोई भी बुक में से इक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ के आइए और जस्टिस वाला पढ़िए। सैटरडे संडे है, जस्टिस के बहुत सारे चैप्टर्स हैं ओपी गाबा में, वो सारा पढ़ के आना है आपको। दिस इज योर होमवर्क। और जो भी देखो स्टैंडर्ड बुक्स अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो बाद में नहीं हो पाएगा। अभी तो क्या है, रोज 1 या 2 चैप्टर पढ़ना है तो हो जाएगा। बाद में ना इतना सारा प्रेशर आ जाएगा सर में, बोलोगे कि एग्जाम दे भी कि नहीं, और ये होने वाला है अगर तुम अभी से नहीं शुरू कर रहे तो सैटरडे संडे है, जस्टिस के कम से कम 3-4 चैप्टर है, उसमें सारा पढ़ के आना है। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिए पीडीएफ वगैरह के लिए। कल का कल बताती हूँ, बाकी टेलीग्राम में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए। आंसर की आ गई है, क्वेश्चन पेपर आ गया, डिस्कस करूंगी, डोंट वरी, बिना डिस्कस करे कहीं नहीं भगा रही तुमको। अभी फरवरी तक के सारे पेपर ऑनलाइन इधर अवेलेबल है, मैंने पूरा डिस्कस किया है वीडियो में लाइव आके। तो तुमको क्या लगता है कि जून वाला पेपर नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। डेली 8 साढ़े 8 बजे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। ये कोर्स की क्लास है, कल परसों क्या होगा वो पता चल जाएगा। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, कमेंट जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो ना उतना पार्टिसिपेट करो। बताओ ना, मुझे फीडबैक दो कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी, किधर तुम्हें दिक्कत आती है। इंटरेक्ट करो। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के हिसाब से कंटेंट कैसे दूंगी, ये सोचो ना। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर JR।